नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, और ये चर्चा दोबारा से इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे बगावत करने से पहले मातोश्री आए थे और उद्धव ठाकरे और उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाना उनके लिए मजबूरी है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा आदित्य ठाकरे की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले एकनाथ शिंदे रोए थे और रोते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। और उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात कही थी कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाना चाहिए, वरना ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन पर भी कसता हुआ नजर आएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हूं। तो लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आदित्य ठाकरे ने ये जो बयान दिया है उस पर जो सियासी घमासान इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ये किस तरीके से करवट लेता हुआ नजर आएगा। अब सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी में जाना उनके लिए क्या मजबूरी थी? क्या ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन पर कसने वाला था, इसलिए उन्होंने बीजेपी का रुख किया? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आसिफ मौजूद हैं। आसिफ, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना एकनाथ शिंदे के लिए एक मजबूरी था, क्योंकि एक आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ है, देखिए सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था, क्योंकि 40 विधायकों के साथ असम, सूरत, ये तमाम जगहों पे जाना, 1 महीने तक होटल में रहना और रातों रात किसी की सरकार गिरा देना इतना आसान तो नहीं है। और यहाँ पे चाणक्य की नीति आती है, अमित शाह जी के बगैर जो है उसमें शरीक के हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बगावत की। देखिए, एकनाथ शिंदे वाकई में वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि देखिए किसी को सीएम बना देना, वो भी बीजेपी भी राज में, अब वो भी फडणवीस को बैठा के, इतना आसान तो नहीं था, ये हकीकत है। लेकिन देखिए, सत्ता और सियासत में कभी भी एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कोई किसी का होता नहीं, इस बात को हमेशा। तो फडणवीस साहब बहुत करीब थे, बीजेपी के करीब थे और हैं और रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको डाउन कर शिंदे को जो है आगे किया गया, ये खेल वो भी जानते हैं कि कभी कभी सियासत में जो है आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है। अब आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि शिंदे का पत्ता कटेगा और देवेंद्र फडणवीस को आगे रखा जाएगा, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो फिर इधर से भी बगावत की सुर हम सबके सामने आती नजर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई, ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसने का डर बिठाया एकनाथ शिंदे के मन में, और इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और ये तो खेल हर जगह होता ही है। लेकिन देखिए मसला ये नहीं है, आज ये है कि भाई हम कहाँ, अगर इससे पहले आपको ध्यान हो, जब शिवसेना बीजेपी के साथ थे तो उसके बाद जो है वहां पर देखिए अजीत पवार और अजीत के साथ जो क्या हो रहा था कि उन पे लगभग 70,000 करोड़ का फ्रॉड का आरोप लगे हुए थे। लेकिन देखिए रातों रात ऐसा खेला, एक दिन के लिए सीएम ही बन गए थे ये, देवेंद्र फडणवीस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त। उसके बाद देखिए उनका पूरा घोटाला जो है साफ हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये भी चालाक चतुर चालाक, देखिए सिंपल है, अमित शाह जी शेर है तो कोई और भी सवा शेर है, लेकिन सब पावर का खेल होता है। अब वो उसके बाद फिर क्या, फिर चले गए एनसीपी के साथ में, फिर सरकार गिर गई। तो ये खेल जरूरी है, डर तो था, और ये उद्धव ठाकरे की सरकार थी तभी ये जांच पड़ताल की बात हो रही थी। लेकिन ये बचने के लिए आरोप तो ऐसे किए जा रहे हैं, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। लेकिन एकनाथ शिंदे अब बुरी तरीके से इसलिए भी फंस चुके हैं कि ये भैया अब कहीं के है भी नहीं, और शिवसेना वाला खेल था वो भी खत्म हो गया। तो वाकई में हकीकत है, अब इसका इस्तेमाल बीजेपी भरपूर करेगी, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से काफी समय तक साथ थे, वो अचानक से अलग होंगे तो बीजेपी को झटका लगा कि भाई फिर सरकार कैसे बनाएंगे, 1-2 सीटें तो है नहीं, छोटा राज्य महाराष्ट्र तो है नहीं। तो यहाँ पे अब शिंदे का इस्तेमाल जमकर बीजेपी करने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि संजय राउत भी जब जेल जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे जेल इसलिए भेजा जा रहा है ताकि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ये डर बिठाया जा रहा है और मैं बाला साहब ठाकरे और जो है उद्धव ठाकरे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं देखिए, संजय जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये 4-5, या संजय जी हो गए जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा। इन लोगों को जेल इसलिए भेजा जाता है या इन लोगों को इसलिए धमकाया जाता है ताकि इन लोगों का मुंह चुप हो जाए, ताकि ये लोग बोल ना पाए। क्योंकि आज देखिए अडानी का मसला हो, तमाम मसले हो, हर मसले पे ये लोग मोदी सरकार को घेरते हैं और यही लोग आगे आते हैं। तो जो लोग आगे आने वाले हैं उसको सलाखों के पीछे भेज ही देते हैं। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, आप देख ही रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी है ही हैं, और संजय जी से इसका जिक्र कर रहे हैं, संजय राउत, वो भी जेल जा चुके हैं, उनकी पत्नी पे भी शिकंजा कसा गया था। तो ये लोग दरअसल आवाज उठाते हैं, मोदी सरकार में खुलकर आवाज उठाते हैं, इस वजह से इन पर कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, आसिफ लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आती है, और ईडी सीबीआई का जोर आजमाते हुए वो कहीं ना कहीं जो है अपने खेमे में नेताओं को
को करने की कोशिश करती है। बहरहाल एक और जो सवाल है वो इस वक्त काफी बढ़ता हुआ नजर आता है, वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे के लिए छोड़ तो दी, लेकिन क्या अब आने वाले चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ये कोशिश करेंगे कि सीएम पद उन्हीं को दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान होगा वो दोबारा से देखने को मिलेगा? देखिए, महाराष्ट्र में जितने लंबे समय तक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, लगभग 2 कार्यकाल के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने हालात के तहत भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद सौंपा था, क्योंकि उस समय बीजेपी को सत्ता में आना था। और जाहिर सी बात है कि ठीक इसी तरीके का खेल आपने मध्य प्रदेश में भी देखा था, वहाँ भी इस तरीके से हुआ था। तो बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत क्या है और आने वाले समय में एकनाथ शिंदे कितनी सीटों पर जीत दर्ज करके फिर से महाराष्ट्र की विधानसभा में आएंगे। हालांकि शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो तमाम विधायक जीत करके आए थे, भले ही वो एकनाथ शिंदे के साथ है, तो वो अब अगर अपने चुनावी क्षेत्र में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनता उनसे सवाल ज़रूर पूछेगी। और शिवसेना पार्टी की जो छवि रही है बाला साहब ठाकरे की वजह से लगातार वो पार्टी महाराष्ट्र की सियासत में अपने एक स्थान को बनाए रखी है। और अभी भी देखा जाए तो जो बीते चुनाव हुए, चाहे वो उपचुनाव रहे हों अंधेरी वेस्ट के या फिर एमएलसी के चुनाव रहे हों 5 सीटों पर, उन चुनाव में भी नतीजों ने ये बतला दिया है कि उद्धव ठाकरे की जो सियासी ताकत है वो अभी बनी हुई है, अभी बची हुई है। और एकनाथ शिंदे को चुनावी रूप से ये साबित करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में अभी वो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होने का सीधे तौर पर ये मतलब है कि बीजेपी अब जो चुनाव होंगे उसमें देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। बीजेपी उनको लगातार बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है। हालांकि सियासी ताकत उनकी उस तरीके की महाराष्ट्र में नहीं है। कुछ इलाकों को अगर आप छोड़ दें, थाने और जो है मुंबई के क्षेत्र को छोड़ दें, तो बाकी दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो नासिक का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर उनकी वो सियासी पहुंच नहीं है और ये एक बड़ी कमज़ोरी है। तो अब देखना ही होगा कि 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसके जो नतीजे आएंगे वो क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने की तरफ इशारा करेंगे या फिर उन्हें बीजेपी जो अलग थलग कर देगी, क्योंकि बीजेपी लगातार कई राज्यों में इस तरीके का खेल कर चुकी है जिनके साथ वो सरकार बनाती है। अगर उनकी स्थिति मजबूत हो तो उनको फिर अलग थलग कर देती है। ठीक है अबरार, एक और सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, तो इसका फायदा क्या सियासी तौर पर उनको मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले चुनावों में? देखिए, एकनाथ शिंदे भले ही ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब होते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि शिवसेना पार्टी की जो विचारधारा रही है, शिवसेना पार्टी जिस बलबूते आप कह सकते हैं कि राजनीति में अपने इस जो है स्थान को हासिल किया है, वो पूरी जो राजनीति रही उनकी इसी इर्द गिर्द रही, हिंदुत्व के इर्द गिर्द। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने अब एक बार फिर से जो है राजनीतिक रूप से उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक जो बयानबाजी जो इस वक्त चल रही है, और उद्धव ठाकरे जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी साबित करे अपने हिंदुत्व को और एकनाथ शिंदे पर भी उस तरीके से पलटवार करें। संजय राउत ने खुद जो इस दौरे के बाद ये बयान दिया था कि शिवसेना पार्टी की नकल की जा रही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये साबित होता है कि उद्धव ठाकरे भले ही कांग्रेस के साथ हो, एनसीपी के साथ हो, लेकिन उन्हें पता है कि उनका कोर वोट बैंक क्या है। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो है सावरकर को लेकर के बयान देते हैं, उस बयान के बाद जो संजय राउत का बयान आता है, उद्धव ठाकरे का बयान आता है, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि राहुल गांधी को इस तरीके के बयान से परहेज करना चाहिए, तो ये बात तय है कि अभी भी उद्धव ठाकरे भले ही गठबंधन उनका कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों से, लेकिन उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में जो है अगर उन्हें सियासत में बने रहना है तो उन्हें अपने वोट बैंक को खुश रखना होगा। और यही वजह है कि जब भी इस तरीके के बयान आते हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा तो वो इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवसेना का चुनाव चिन्ह भले ही उद्धव ठाकरे से छिन गया है, लेकिन अभी भी एक रणनीति के तहत वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव जब सर पे है, ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कोशिश की जा रही है जनता का विश्वास दोबारा से जीतने की। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।